तो स्टूडेंट्स, पिछली मीटिंग में हम एक थ्योरम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। थ्योरम नंबर 2 थी। अब हम यहाँ थ्योरम नंबर 3 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, जो स्टेटमेंट है पहले उसके बारे में बात करें। थ्योरम नंबर 3 है ये है यदि ये कहा है इसमें किसी परिमित ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच किसी परिमित ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच किसी परिमित ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच उपग्रुप होगा, एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H. This implies AB belongs to H. A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H. देखिए, इस प्रमेय के आधार पर एक आगे और प्रमेय आएगी और उसमें है कि H1 और H2 अगर H1 और H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप हैं, H1 और H2 दोनों ही G के क्या हैं? उपग्रुप हैं। तो हमें ये सिद्ध करना होता है H1 इंटरसेक्शन H2 है, वो भी G का उपग्रुप होगा। अब देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए भी क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज में लेंगे कि इसका कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और यानी कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे, जैसे A और B H1 इंटरसेक्शन H2 के हों, तो हम सिद्ध कर देंगे कि A B है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। अगली थ्योरम आएगी वो, फिलहाल इसको समझें आप, बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये और आप सावधानी पूर्वक समझेंगे इसमें। देखिए, ये कहा है कि किसी परिमित ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय, यानी कोई भी फाइनाइट ग्रुप दे रखा है। फाइनाइट ग्रुप यानी उसमें जो ग्रुप जी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, फाइनाइट हो। तो अब अगर उसमें अवयवों की संख्या निश्चित है यानी जी परिमित है, तो उसका एक अरिक्त उपसमुच्चय H, यानी H क्या है, जी का एक उपसमुच्चय है, तो वह H उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, देखिए ये कंडीशन लगी हुई है इफ एंड ओनली इफ वाली। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सिद्ध करके बताना है कि जी का जो उपसमुच्चय H है वह जी का उपग्रुप होगा यदि ये कंडीशन हो। अब हम करेंगे क्या कि यदि और केवल यदि की वजह से हम दो तरफा सिद्ध करेंगे और सिद्ध ये करना है हमें कि एक बार तो H को जी का उपग्रुप लेके चलें और ये सिद्ध कर दें, और दूसरी बार क्या है, हम इसे लेके चलें और H को जी का उपग्रुप सिद्ध करें। तो इसके लिए देखें, इसका जो प्रूफ है, माना जी का, या ये लिख दें माना H सबसेट जी तथा H जी का एक उपग्रुप है, तो हमें सिद्ध करना है ये A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू H। इसको प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम देखिए
एच जी का उपग्रुप है, तो अगर हम एच के कोई भी दो एलिमेंट लें, माना ए बिलोंग्स टू एच और दूसरा है बी बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब ए बी है वो एच का एलिमेंट होगा, क्योंकि एच उपग्रुप है। उपग्रुप है तो ये समृत की कंडीशन है। अगर एच उपग्रुप है तो एच समृत होगा, और यही आपके सामने समृत की कंडीशन है। तो हम ये कह देंगे क्योंकि एच उपग्रुप है तो ये तो रहा एक तरफ से, तो प्रूव हो गया, ये रिजल्ट आ गया। यदि हम H को G का उपग्रुप लेके चले तो एक तो ये रिजल्ट हो गया। अब हम प्रूव करेंगे इसको कन्वर्सली, यानी विलोमतः लेके चलें, लेकर के इसको चलें विलोमतः। विलोमतः में इसको लेके चलोगे कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H और AB बिलोंग्स टू H। और एक और बात, H सबसेट ऑफ G है, यानी H क्या है, G का उपसमुच्चय है। और दूसरा इसे लेके चल रहे हैं A belongs to H, B belongs to H implies A B belongs to H। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि जो H है उपसमुच्चय वह है G का क्या एक उपग्रुप है। अब हम सिद्ध करेंगे कि H ग्रुप G का उपग्रुप है। देखिए उपग्रुप को सिद्ध करने के लिए चार कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन समृत, दूसरी साचर्य, तीसरी तत्समक और चौथी होगी प्रतिलोम। तो ये चार कंडीशन हमें प्रूव करनी है। इन चारों कंडीशनों को प्रूव करने के लिए आप लोगों को हमने कल की मीटिंग में भी बताया था कि अगर H सबसेट G हो और G क्या है, ग्रुप है तो G साचर्य नियम को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर H भी क्या है, साचर्य नियम को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि H सबसेट ऑफ G तथा G ग्रुप है, तब H साचर्य होगा। देखिए G ग्रुप है तो G साचर्य नियम को सेटिस्फाई करेगा ना, इसीलिए। और H क्या है, सबसेट G है, तो इसका मतलब H भी क्या है, साचर्य नियम को सेटिस्फाई करता है, तब H भी साहचर्य होगा। यानी जो संक्रिया दे रखी होगी उसके लिए H क्या हो जाएगा, साहचर्य होगा। दूसरी बात देखिए, ये जो दे रखा है आपके लिए, इसको जो लेके चले A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू H, तो इसके आधार पर क्या है, ये समृत हो जाएगा। दिया है A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H, तब H समृत है। अभी देखिए चार जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, साचर, समृत, साचर, तत्समक, प्रतिलोम, उनमें से अभी आपने दो कंडीशनों को सेटिस्फाई किया है। अभी एक तो तत्समक लाना है, दूसरा प्रतिलोम लाना है। इनको सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और उसके लिए देखिए ये जो कंडीशन दे रखी है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, AB बिलोंग्स टू H, इसको काम में लेकर के चलेंगे। अब यहाँ जो A और B हैं, इन दोनों जगह अगर हम A लेके चलें, माना A बिलोंग्स टू H और B की जगह भी लिखें अगर A बिलोंग्स टू H, तो इसका मतलब हुआ AB बिलोंग्स टू H, यानी AB। तो A और B की जगह दोनों जगह हमने बताया कि क्या लिखेंगे, A लेके चल रहे हैं, A को लेकर के चलें तो B की जगह भी A लिखें, तो A हो जाएगा A स्क्वायर। ध्यान दें A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो B की जगह भी A है, तो ये A B बिलोंग्स टू H होता, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। A लिखा है तो भी ये बिलोंग्स टू H ही होगा, यानी A स्क्वायर बिलोंग करेगा H में। अब देखिए यहाँ जो A स्क्वायर है यह बिलोंग कर रहा है H में, और जो A है वह बिलोंग कर रहा है H में।
तो ये बनेगा ए स्क्वायर ए, जो कि ए क्यूब बनेगा, ये बिलोंग करेगा एच में। ठीक इसी प्रकार से ए क्यू एच में बिलोंग कर रहा है और ए है वह एच में है, तो इसका मतलब ए क्यू इंटू ए करोगे तो ए 4 बनेगा, यह भी बिलोंग करेगा एच में। अब देखिए ए एच में है, ए स्क्वायर एच में है, ए क्यू एच में है, इस तरह से सभी टर्म्स क्या है ए की पावर की फॉर्म में है, वो सभी एच में बिलोंग कर रही हैं। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए ए एच में, ए स्क्वायर एच में, ए 3H में, ए 4H में, तो अगर हम ये कहें कि ए एम माइनस 1 ये एच में है, एम कोई भी क्या है पूर्णांक है, तो ए एम माइनस 1 अगर ये एच में है और ए है यह भी एच में है, तो ए एम माइनस 1 देखिए ए एम माइनस 1 इस नियमानुसार ही चल रहे हैं। ए की जगह यहाँ ए एम माइनस 1 ले लिया, बी की जगह हमने ए रखा, तो ये ए बी बिलोंग्स टू एच है, तो ये बनेगा ए की जगह तो ए एम माइनस 1 और यहाँ जो बी है उसकी जगह ये ए आ जाएगा, तो ये बनेगा देखिए ए एम माइनस 1 और ये 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ए एम बचेगा, ए एम बिलोंग्स टू एच। अब देखिए अभी आप चाहें तो अब ए एम बिलोंग्स टू एच, ए एम बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब ए एम इंटू ए करोगे, ए एम इंटू ए करोगे तो ये आएगा ए की पावर एम प्लस 1, ये बिलोंग करेगा एच में। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो कितने भी अवयव होंगे, देखिए आप ए एच में, ए स्क्वायर एच में, ए 3H में, ए 4H में, ए एम एच में, ए एम प्लस 1 एच में, यानी ए पे जितने भी पूर्णांक हैं, ए पे पूर्णांक घात लगाने पर सबके सब अवयव किस में आ रहे हैं, एच में। दोबारा से सुने आप, ए पे एक घात हो तो भी एच में, 2 हो तो एच में, 3 हो या 4 हो या एम हो या कितनी भी हो, सब डॉटेड करके चल रहा है ये। तो इसका मतलब ए पे जितनी भी घात हो, ए पे जितनी भी पूर्णांक घात हो, वो सभी अवयव एच में बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो सभी अवयव एच में बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं। एक और बात देखिए एच कैसा है, सॉरी देखिए यहाँ ग्रुप जी है वो कैसा है, एक परिमित ग्रुप है, और यहां से देख रहे हैं देखो जी है वो परिमित ग्रुप है और एच क्या है, उपसमुच्चय है जी का। इसमें लॉजिक है, उसको समझें कि जी क्या है, एक परिमित ग्रुप है। कहा है आपसे कि किसी परिमित ग्रुप जी का, यानी जी परिमित है। और देखिए एच क्या है, एच सबसेट है जी का, यानी एच खुद जी में से ही बना है। तो यह बताइए कि एच भी परिमित होगा। अब अगर एच परिमित है लेकिन यहाँ तो एच में बहुत सारे अवयव आ रहे हैं, कितने भी अवयव आ रहे हैं, यानी यहाँ देखें तो हमें लग रहा है कि एच अपरिमित है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए यहां हम ये कह सकते हैं अतः ए हो या ए स्क्वायर हो या ए क्यू हो या ए एम हो या फिर ए एम प्लस 1 हो, और भी कितने भी हों, सबके सब एलिमेंट क्या है, एच में हैं, सभी अवयव एच में हैं। अब देखो सभी अवयव अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एच में अपरिमित अवयव हुए। तो हम ये कह सकते हैं चूंकि जी एक परिमित समुच्चय है तथा एच सबसेट जी है, तब एच भी परिमित होगा, एच भी परिमित समुच्चय होगा। अब देखो एच परिमित समुच्चय होगा यानी एच में कुछ लिमिटेड एलिमेंट होंगे, और अगर इसमें परिमित यानी ये परिमित अवयव हैं एच में, लेकिन यहां दिख रहा है कि अपरिमित हैं क्योंकि डॉटेड लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एच में अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि समझो आप कोई ग्रुप जी लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आप यहां समझोगे
कि जो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ऐसे तो कितने भी एलिमेंट बना सकते हो ना इस जी के अंदर। इस जी के अंदर इस तरह से तो कितने भी एलिमेंट्स बना सकते हो ना आप। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में यह है कि जो 1 और ओमेगा क्यू हैं या ओमेगा 6 हैं, इनका मतलब तो एक ही हुआ ना। इनका 1 ओमेगा क्यू, ओमेगा 6, इनका मतलब तो यह 1 रहा ना एलिमेंट। वैसे ही ओमेगा कहो या ओमेगा 4 कहो या ओमेगा 7 आगे आता तो उसका भी मतलब क्या होता, ओमेगा ही रहता ना। और देखिए ओमेगा स्क्वायर कहो या ओमेगा 5 कहो, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा 5 दोनों एक ही रहे ना, क्योंकि ओमेगा 5 का मतलब कितना होता है, ओमेगा 5 का मतलब है ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही रहा ना। तो कहने का मतलब ये है, ये जो ग्रुप जी है इसमें है तो 3 ही अवयव, अवयव तो केवल 3 हैं। एक तो 1 का अंक, और दूसरा ओमेगा, और तीसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ जो हमने नया ग्रुप बना दिया इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन है तो अवयव 3। देखो इसमें अपरिमित हैं, वास्तव में ग्रुप जी में कितने हैं, 3 अवयव में 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमने अपरिमित बना दिए, लेकिन ये अपरिमित ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अवयव रिपीट हो रहे हैं। इसके अवयव क्या रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या ये 1 2 3 4 5, यानी ये जो पावर है ना, पावर पावर तो सभी की अलग अलग है, यानी जो घात है इन अवयवों पर, जो घात है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। अच्छा घात अलग अलग है, घात अलग अलग है। अगर हम ये कहें कि आगे चल करके ओमेगा 6 आ गया, आगे चल के ओमेगा आर आता, और आगे चल के ओमेगा एस आता, ऐसे चलते जा रहे थे ये। तो देखिए ये आर और एस क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी घात तो अलग अलग हैं। और घात अलग अलग होने के बावजूद भी देखिए ओमेगा, दोबारा सुने, घात तो सब पे अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग घात होने पर ओमेगा का मान और ओमेगा का 4 का मान ये दोनों बराबर हैं। यहाँ 1 घात है, यहाँ 4 घात हैं, लेकिन मान दोनों ही बराबर हैं। तो अब यहाँ सोचने की बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप जी है इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या कह सकते हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति। तो जब हम इस ग्रुप में कह सकते हैं कि अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि H के अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। सेम ऐसी ही कंडीशन यहाँ बनेगी, तो हम ये कह सकते हैं तब H के अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर H के अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसमें से कोई भी 2 अवयव मान लें समान, यानी अगर हम ये कहें माना वे अवयव AR व AS हैं, अर्थात AR और AS बराबर हैं, लेकिन देखिए AR और AS तो बराबर हैं, जहां कंडीशन और है कि जो देखिए कंडीशन ये है कि जो R है वो बड़ा है, मान लीजिए S से, R कैसा है, S से बड़ा है। अगर AR AS से बड़ा है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर दोनों साइड में AS का जो इनवर्स होगा, यानी दोनों साइड में हम AS का जो इनवर्स बनेगा जिसको A माइनस एस कहेंगे, दोनों तरफ संक्रिया करें A माइनस एस की, तो ये बन जाएगा A R माइनस एस, और ऊपर होगा ये AS और A माइनस एस कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी तत्समक बनेगा E। अब देखिए यहाँ कि R और S हैं, पूर्णांक मान हैं, R और S हैं वे पूर्णांक मान है, पूरे पूरे अंक हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये जो चल रहे थे M M प्लस 1 ये सब पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो R और S दोनों ही पूर्णांक मान हैं। अगर यहाँ ये जो पूर्णांक मान है, जैसे कि अगर इसको समीकरण 1 डालें
तो आप यह देखेंगे कि r माइनस एस होगा, वह भी एक पूर्णांक मान होगा, वह भी एक पूर्णांक मान आएगा। अगर r माइनस एस लिखोगे तो ये पूर्णांक होगा। अब देखिए अगर r माइनस एस पूर्णांक होगा, जैसे कि हम ये कहें कि ए पे घात 1 2 3 4 मान लो 10 और 20 हो, या ए पे घात 10 और 15 हो, यहाँ मान लीजिए r का मान 10 हो, s का मान 15 हो, और तो ये या r का मान देखिए r बड़ा माना है ना हमने, तो r का मान क्या 15 हो और s का मान 10 हो, तो यह बताओ 5 ही तो रह जाएगा, मतलब a पे घात क्या रहेगी ये 5। अब a पे घात 5 रह जाएगी बराबर e, तो देखिए a पे घात 5 अगर होगी तो वो सभी अवयव तो a पे घात कितने भी हो पूर्णांक, वो सभी अवयव तो h में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a पे घात r माइनस एस इज इक्वल टू जो e है वो h में होगा, क्योंकि a पे कितनी भी घात हो, a पे पूर्णांक घात कितनी भी हो, वो सारे के सारे एलिमेंट h में बिलोंग करेंगे, और अगर वो एलिमेंट h में बिलोंग करेंगे और इसका मान e के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं e है वो h में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज e बिलोंग्स टू h, हम ये कह देंगे अतः h में तत्समक अवयव विद्यमान है। अभी देखिए इसमें प्रतिलोम रह रहा है, अभी साचर्य तत्समक और समृत ये प्रूव किए, अभी प्रतिलोम रह रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट्स में। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब केवल एक कंडीशन रह रही है और वो है इनवर्स वाली। देखिए इनवर्स निकालने के लिए यहां जो कंडीशन है फर्स्ट वाली, इसका यूज करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 डाला है इसका यूज करेंगे। लेकिन उससे भी पहले समझिए आप लोग कि r माइनस एस के बारे में अभी अभी चर्चा की थी हमने कि जो r माइनस एस है वह पूर्णांक होगा। देखो r माइनस एस, हमने कहा r क्या है, बड़ा है s से, तो r माइनस एस है वो भी क्या होगा। देखो कंडीशन लेके चले थे हम r माइनस एस, दोबारा समझे इधर, हम लेकर के चले r ग्रेटर देन s, तो इसका मतलब हुआ r माइनस एस है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर r माइनस एस ये ग्रेटर देन 0 होगा और r और s क्या है, पूर्णांक हैं, यानी पूरा पूरा अंक होगा, तो देखिए r माइनस एस में से अगर एक और कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। समझो वो कैसे, अगर हम ये कहें कि ये 6 है और ये 5 है, तो देखना r माइनस एस क्या होगा, 6 माइनस 5, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि एक बचेगा ना, एक बचेगा। अब देखिए अगर r माइनस एस में से एक और कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा ना, और अगर ये इतना नहीं होगा तो बड़ा होगा फिर बस। तो दोबारा अब यहाँ आ जाइए आप कि r माइनस एस क्या है, r ग्रेटर देन s है, तो इसका मतलब r माइनस एस ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब r माइनस एस में से एक और कम कर दें तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब देखिए होगा तो ये पूर्णांक ही ना, पूरा पूरा अंक होगा, 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, लेकिन होगा तो पूरा अंक। लेकिन अब यहां समझेंगे आप, ये कितना भी बड़ा पूर्णांक हो लेकिन सब के सब पूर्णांक किस में आ रहे हैं, एच में आ रहे हैं, यानी एक ही घात पूर्णांक करते जाएं सब किस में आ रहे हैं, एच में आ रहे हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं तब एक ही घात r माइनस एस माइनस 1 ये जो एलिमेंट होगा वह एच में बिलोंग करेगा। अब समीकरण 1 का अगर हम उपयोग करें, अब समीकरण 1 से, तो यह बन जाएगा E इज इक्वल टू ए की पावर r माइनस एस। हम इसमें पूरे में a इनवर्स से संक्रिया करें तो E a इनवर्स इज इक्वल टू ए की पावर r माइनस एस, और ये जो a इनवर्स है इससे दोनों तरफ संक्रिया की तो ये रहा। देखिए तत्समक की a इनवर्स से संक्रिया करोगे तो a इनवर्स ही आएगा, और ये बनेगा a की पावर r माइनस एस माइनस 1। लेकिन देखिए a की पावर r माइनस एस माइनस 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ये h में,
तो अगर ये H में बिलोंग कर रहा है और A इनवर्स इसके इक्वल है तो इसका मतलब A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो हम कह सकते हैं कि A का जो प्रतिलोम है A इनवर्स वह भी H में विद्यमान है। तो हम कह देंगे कि अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है। H में A बिलोंग्स टू H के प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब देखिए ये प्रतिलोम का अगर अस्तित्व हो गया, यहां प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया, इधर तत्समक हो गया और साचर्य और समृद्ध इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं तब H ग्रुप G का एक उपग्रुप है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ें। एक आप लोगों के लिए थ्योरम थोड़ी देर पहले समझाई थी, उसको भी करवा देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए वो थी थ्योरम नंबर 5। 4th को आप देख लेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। जो पढ़ना चाहे वो 4th वाली थ्योरम को कर सकता है, छोटी सी है वो। ये है किसी ग्रुप जी के किन्हीं किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। तो देखिए ग्रुप जी के अगर दो उपग्रुप लेकर के चले हम, तो उनका जो इंटरसेक्शन ग्रुप होगा वह भी क्या है, जी का उपग्रुप होगा। इसे सिद्ध करना है। अब देखिए अगर हम ये मान करके चलें कि H1 इंटरसेक्शन H2 है, इसका प्रूफ समझेंगे। माना H1 व H2 ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। माना H1 इंटरसेक्शन H1 व H2 ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी ग्रुप जी का एक उपग्रुप होगा। अब देखिए सबसे पहले ये समझें आप कि जैसे कि ये तो सेट है H1 और ये सेट है H2। हमने आप लोगों को थ्योरम नंबर 1 में इतना बताया था कि मान लीजिए H1 किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है। देखिए H1 है और H2 है, ये दोनों जी के उपग्रुप हैं। तो जो तत्समक E जी में होगा वही तत्समक H1 में होगा और वही तत्समक क्या है, H2 में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ H1 और H2 दोनों में तत्समक E कॉमन है, तो इसका मतलब E क्या है, इस उभयनिष्ठ भाग में होगा।
और अब देखिए ये जो वेनिस्ट भाग होता है इसको कहते हैं हम H1 इंटरसेक्शन H2। H1, इस H1 इंटरसेक्शन H2 में कम से कम एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ये फाई के बराबर नहीं है। और जब ये फाई के बराबर नहीं है तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू फाई, तब माना कोई दो एलिमेंट लें, जैसे एक को ए मान लें दूसरे को बी मान लें, तब माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। देखिए जब ये नॉट इक्वल टू फाई है तो इसके कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने H1 इंटरसेक्शन H2 के, एक तो ए है दूसरा है बी। अब इसमें समझें, यदि ए बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 है तो इसका मतलब हुआ ए H1 में होगा तथा ए H2 में भी होगा। दोबारा से सुने कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो कॉमन भाग है उसमें ए है, इस कॉमन भाग में ए है, तो इसका मतलब ए H1 में भी होगा और ए H2 में भी होगा। हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू H1 तथा ए बिलोंग्स टू H2, यानी ए है वो H1 में भी होगा और ए H2 में भी होगा। दूसरी बात देखिए, पुनः ये जो B है, B वो है भी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो इसका मतलब हुआ B H1 में भी होगा और B H2 में भी होगा, B H1 में भी होगा और B है वो H2 में भी होगा। तो देखिए ए के बारे में डिस्कस कर लिया कि ए बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 हो तो ये कंडीशन होगी, ऐसे ही B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 हो तो ये कंडीशन होगी। एक और बात सुनिए, अगर बीच में ये जो क्लास है ऑफ हो जाए तो इसके तुरंत बाद ही 1-2 मिनट में दोबारा से रीज्वाइन कर लेंगे आप, क्योंकि 40 मिनट पूरा होने के बाद में, अगर 40 मिनट पूरा होने के बाद में मीटिंग ऑफ हो जाती है तो आप दोबारा से रीज्वाइन करेंगे, दोबारा से क्लास वहीं से स्टार्ट रहेगी जहां से टॉपिक छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ हम ये कह सकते हैं ए H1 का एलिमेंट है, बी H1 का एलिमेंट है और H1 क्या है, उपग्रुप है, क्योंकि H1 G का उपग्रुप है तथा A बिलोंग्स टू H1 कॉमा B बिलोंग्स